1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद अरब देशों के साथ उसका तनाव बढ़ता गया। फिलिस्तीन पर नियंत्रण ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था। अरब देश वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहते थे, जबकि इजराइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1967 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को सिनाई प्रायद्वीप से हटा दिया और तिरान जल डमरू मध्य को बंद कर दिया, जो इजराइल के लिए महत्वपूर्ण था। यह सैन्य और आर्थिक दृष्टि से बड़ा झटका था, जिसके बाद इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को बुरी तरह से मात दे दी। इस लड़ाई की शुरुआत 5 जून 1967 को इजरायली समय के अनुसार सुबह 7:10 पर हुई थी। फ्रांस में 50 के दशक में बने रॉकेटों से लैस इजराइल के 16 विमानों ने हवाई ठिकानों से उड़ान भरी। ये विमान हवाई गश्त की ड्यूटी पर दिए जाने वाले सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे। इन विमानों के उड़ान भरने के 4 मिनट बाद असली बम वर्षक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसके थोड़ी देर बाद 15 युद्धक विमानों ने भी उड़ान भरी। 7:30 बजते इजरायली वायुसेना के 200 विमान हवा में थे। सोचिए, एक समय पे 200 विमान हवा में। इससे पहले इजरायली वायुसेना के कमांडर ने रेडियो संदेश के जरिए अपने सैनिकों को दुश्मन को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के आदेश जारी किए, ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी भूमि को सुरक्षित रख सके। बताया गया कि इजराइल के ये सारे विमान धरती से सिर्फ 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे, ताकि मिस्र के रडार इन विमानों को ट्रेस ना कर सके। इनमें से ज्यादातर विमान पहले भूमध्य सागर की तरफ गए, वहां से यू टर्न लेकर मिस्र की तरफ मुड़ गए। दूसरे विमानों ने लाल सागर की तरफ से मिस्र के बहुत अंदर बने हवाई ठिकानों का रुख किया। इन विमानों को उड़ा रहे पायलट एक दूसरे से रेडियो के जरिए नहीं, बल्कि हाथ के इशारे से बात कर रहे थे। सारा खेल यही था। मिस्र के तट पर पहुंचने से पहले उन्हें इसकी हवा तक ना लग पाए। इजरायली वायुसेना ने सभी पायलटों को आदेश दिया था कि उन्हें विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद भी रेडियो संपर्क स्थापित नहीं करना है, और अगर कोई तकनीकी खराबी आई तो विमान को समुद्र में क्रैश कर देना है। इस हमले से पहले इन पायलटों ने मिस्र के हवाई ठिकानों को उड़ाने की कई बार मॉक ड्रिल भी की थी। इस अभ्यास को इतना खुफिया रखा गया था कि इजराइल के कुछ मंत्रियों को छोड़कर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। मिस्र के वायुसेना की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने युद्धक विमानों को छिपाने की कोई कोशिश ही नहीं की। उनकी वायुसेना के विमानों को सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के हैंगर्स बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन हमले से पहले तक एक भी हैंगर बनकर तैयार नहीं हुआ। मिस्र के सारे जहाज खुले आसमान के नीचे खड़े थे और उनके आसपास इन विमानों को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी कि वो किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। जब इजराइल का हमला हुआ तो मिस्र के लगभग सभी विमान जमीन पर थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर इजरायली हमला भी करेंगे तो सुबह तड़के करेंगे, इसलिए उनके सारे विमान गश्त लगाकर अपने ठिकानों पर लौट आए। उस समय सिर्फ 4 ट्रेनी पायलट हवा में थे और उनके पास कोई आक्रामक क्षमता भी नहीं थी। उसी समय अलमाजा बेस से 2 ट्रांसपोर्ट विमानों ने उड़ान भरी। हवाई ठिकानों की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। मिस्र के सारे AIR कमांडर या तो उन 2 विमानों में बैठे हुए थे या उनमें बैठे लोगों के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। इन विमानों को अपने रडार पर देखकर इजरायली पायलट थोड़ा परेशान तो हुए कि कहीं उनके मिशन के बारे में जानकारी किसी को ना लग जाए। इजराइल के विमानों के बारे में पहली चेतावनी इन हवा में मौजूद विमानों ने नहीं, बल्कि ब्रिटेन द्वारा जॉर्डन को दिए गए रडार सिस्टम से आई। करीब 8:15 बजे स्टेशन के रडार की स्क्रीनों पर बार बार ब्लिंक्स आने लगे। ड्यूटी पर तैनात अफसर ने अम्मान में जनरल रियाद के मुख्यालय पर पहले से तय कोड वर्ड इनाम भेजा, जिसका मतलब था युद्ध। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सूचना काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री शम्स बदरान को भी दी। दूसरी तरफ से इस कोड वर्ड को पढ़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि मिस्र ने सिर्फ एक दिन पहले ही जॉर्डन को बताए बिना अपनी इन कोडिंग फ्रीक्वेंसीज को बदल दिया था। वहां तैनात बैठे अधिकारी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि उनके रडार पर आने वाले ब्लिंक्स इजरायली युद्ध विमानों के थे या समुद्र में मौजूद अमेरिकी या ब्रिटिश विमानों के। अचानक उनके रडार के स्क्रीन पर दिखाई दिया कि इन विमानों ने सिनाई का रुख कर लिया है। उन्होंने कोड वर्ड के जरिए मिस्र को आगाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्र में इन कोड वर्ड को पढ़ा ही नहीं जा सका कि अगर ये संदेश पढ़ भी लिए गए होते तब भी तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए
मिस्र बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वायुसेना के खुफिया विभाग ने कई बार इजराइल के हमले के बारे में आगाह किया था, लेकिन सुप्रीम हेडक्वार्टर पर तैनात फील्ड मार्शल अमीर के प्रति वफादारी और नासिर के प्रति अविश्वास रखने वाले अफसरों ने इस लीड की अनदेखी की। इजरायलियों के लिए ये मिनट बहुमूल्य साबित हुए। इस हमले में इजराइल ने अपनी वायुसेना के 12 विमानों को छोड़कर सभी विमानों को झोंक दिया। इजरायली वायुसेना के मुख्यालय पर इजरायली वायुसेना के कमांडर हमले के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इजरायली समय के अनुसार 7:30 बजे उन्हें अपना पहला लक्ष्य दिखाई दे गया था। मिस्र के सारे जेट खुले में खड़े थे। बहुत से हवाई ठिकानों पर सिर्फ एक हवाई पट्टी थी। आसमान में विजिबिलिटी बेहतरीन थी और इजरायली जेट एकदम से 9000 फीट की ऊंचाई पर चले गए और मिस्र के रडारों पर पहली बार उनकी झलक दिखाई दी। उन्होंने नीचे डाइव लगाई और 2 विमानों ने जोड़ा बनाकर हमला किया। हर विमान ने 3 चक्कर लगाए और रनवे को तबाह करना शुरू कर दिया। इजराइल 180 पाउंड के बमों को गिरा रहा था। इजरायली समय 8 बजे तक सिनाई के 4 AIR बेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और सिनाई में मिस्र की सेना का सुप्रीम हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसके तुरंत बाद थल सेना के हमले के लिए रेड शीट पासवर्ड जारी किया गया और इजरायली टैंक भी तेजी से सिनाई में घुस गए। दूसरे राउंड में करीब 100 मिनटों में ही इजरायली विमानों ने 164 चक्कर लगाए और 107 विमान नष्ट किए और इस तरह कुछ ही मिनटों के अंदर इजराइल की सेना ने मिस्र की वायुसेना का नामो निशान मिटा दिया। क्या आपने इससे पहले कभी इस युद्ध के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें पूरा अंदाजा है कि आपको इस युद्ध की जानकारी के बाद इजराइल की शक्तियों का अंदाजा भी लग गया होगा।